दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। बीते हफ्ते की अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर बात करने के लिए आज हम फिर हाजिर हैं। आज सबसे पहले जानेंगे कि चीन पाक आर्थिक गलियारे में नया समझौता क्या हुआ है और यह कैसे भारत की परेशानी को बढ़ाने वाला है। दूसरी खबर में समझेंगे कि मध्य पूर्व के देश सीरिया में जारी संकट खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा और इस इलाके में हमेशा उथल पुथल क्यों मची रहती है। लेकिन सबसे पहले बात चीन पाकिस्तान गठजोड़ की। चीन और पाकिस्तान से भारत के रिश्तों में तल्खी की वजहों के बारे में अगर कोई पूछे तो हम आमतौर पर सीमा विवाद का हवाला देते हैं। इन विवादों के चलते भारत जहां जहां दोनों देशों से सीमा साझा करता है वहां वहां अमूमन तनाव देखने को मिलता है। इन सीमाओं पर दोनों देश जहां अलग अलग भारत को परेशान करते हैं, वहीं उनकी साझी कोशिश भी भारत को मुश्किल में डालती है। चीन पाक आर्थिक गलियारा यानी सीपेक इसी की एक मिसाल है। वैसे तो ये एक आर्थिक गलियारा है, लेकिन चीन पाकिस्तान की यह परियोजना भी सीमा विवाद से अछूती नहीं है। दरअसल यह परियोजना POK से होकर गुजरती है, जो कि भारत का अभिन्न हिस्सा है। भारत के नजरिए से चिंता की बात यह है कि यह परियोजना और मजबूत होकर उभर रही है। दरअसल अभी हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान चीन के दौरे पर गए। इस दौरान उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद दोनों देशों ने औद्योगिक सहयोग पर फ्रेमवर्क समझौते पर दस्तखत किए। इसका मकसद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाना, विशेष आर्थिक जोन के विकास और औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करना और सरकारी व निजी क्षेत्र में प्रोजेक्ट्स की योजना बनाना है। ऐसा माना जा रहा है कि चीन इसमें 10 से 15 अरब डॉलर का निवेश करेगा। दोनों देशों ने इन समझौतों को चीन पाक आर्थिक गलियारा परियोजना का दूसरा चरण बताया है। मतलब ये कि दोनों देश सीपेक का विस्तार कर रहे हैं और ये भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात है। सीपेक पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के दक्षिण पश्चिम तट पर बसे ग्वादर बंदरगाह को चीन के शिनजियांग के काशगर से जोड़ने वाला एक आर्थिक गलियारा है। इस प्रोजेक्ट में सड़कें, रेलवे और बिजली परियोजनाओं के अलावा कई विकास परियोजनाएं शामिल हैं। मौजूदा वक्त में यह 60 अरब डॉलर की परियोजना है। यह परियोजना चीन की महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड परियोजना का हिस्सा है, जिसे अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहा जा रहा है। पिछले साल नवंबर-दिसंबर में ग्वादर में हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए थे। उन्होंने बड़े पैमाने पर सीपेक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। वे सीपेक परियोजना के बहाने चीन द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों का शोषण करने का आरोप लगा रहे थे। तब लगा कि इन प्रदर्शनकारियों का आंदोलन रंग लाएगा और चीन पाकिस्तान के इस गलियारे को कमजोर करेगा। लेकिन दोनों देशों के हालिया समझौतों से ऐसा लग रहा है कि कमजोर होने की बजाय ये प्रोजेक्ट और मजबूत हो रहा है और भारत के नजरिए से ये कतई अच्छा संकेत नहीं है। सीपेक के सिलसिले में दो बातें अहम हैं, एक पाकिस्तान के नजरिए से और दूसरा भारत के नजरिए से। पहले पाकिस्तान के नजरिए से समझिए। असल में मौजूदा वक्त में पाकिस्तान अर्थव्यवस्था के बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को वित्तीय मदद की जरूरत है। करीबी दोस्त चीन इस मामले में हमेशा ही पाकिस्तान की मदद करता रहता है। चीन और सीपेक न सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की की सबसे बड़ी उम्मीद है, बल्कि चीन की ओर पाकिस्तान के बढ़ते कदम से ऐसा लग रहा है कि यह शायद इकलौती उम्मीद भी है। पाकिस्तान की चीन पर बहुत ज्यादा निर्भरता की वजह है कि अमेरिका जैसे पश्चिमी मुल्क उसके अच्छे दोस्त साबित नहीं हुए। अमेरिका से उसके रिश्ते हमेशा ही उतार चढ़ाव वाले रहे। मौजूदा वक्त में अफगानिस्तान से अमेरिका के वापस चले जाने से पाकिस्तान फिर से रूस और चीन की तरफ देख रहा है। पाकिस्तान का यह भी मानना है कि पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान को नजरअंदाज कर भारत के साथ नजदीकियां कायम कर लीं और यह उसके नजरिए से बिल्कुल ही माकूल नहीं है। दूसरी तरफ IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी कर्ज लेना पाकिस्तान के लिए टेढ़ी खीर जैसा है। इसकी वजह है कि IMF जब कर्ज देता है तो उसके साथ कई शर्तें जुड़ी हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन द्वारा कर्ज देने के एवज में ऐसी कोई भी बात अब तक सामने नहीं आई है। इसलिए चीन पाकिस्तान के लिए सबसे आसान कर्जदाता है। लेकिन सवाल है कि चीन का यह आसान कर्ज कहीं पाकिस्तान के लिए मकड़जाल तो नहीं है। अभी हाल ही में आपने श्रीलंका के बारे में क्या देखा? श्रीलंका जिन कर्जों के बोझ तले दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है, उन कर्जों में चीन की
बड़ी हिस्सेदारी है। इन कर्जों के चलते चीन श्रीलंका के हजारों एकड़ जमीन पर अपना कब्जा जमा चुका है। पाकिस्तान के बारे में भी आशंकाएं जताई जा रही हैं। ग्वादर में जब सीपेक के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतरे तब तमाम तरह की चिंताओं का जिक्र किया गया। ग्वादर जिस बलूचिस्तान प्रांत का हिस्सा है, वहां के लोगों को डर है कि अगर पाकिस्तान चीन का कर्ज नहीं चुका पाया तो चीन बहुत कम दामों में यहां मौजूद खानों पर नियंत्रण हासिल कर लेगा या फिर पूरी तरह ग्वादर बंदरगाह पर कब्जा भी कर लेगा। दूसरी तरफ देश के बड़े शहर कराची के ढांचागत विकास का जिम्मा भी अब पाकिस्तान सरकार ने चीन को ही दे दिया है। कराची कोस्टल कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट जोन नाम के इस प्रोजेक्ट को सीपेक का हिस्सा बनाए जाने की खबरें भी आ रही हैं। कराची शहर में चीन द्वारा करोड़ों डॉलर निवेश करने की बात कही जा रही है, यानी पाकिस्तान में चीन के बढ़ते दखल से अंदेशा इस बात का है कि कहीं पाकिस्तान का हाल भी श्रीलंका जैसा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि चीन को अपनी आर्थिक दशा का खेवनहार मान बैठा पाकिस्तान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 108वें पायदान पर है। ऐसे में ये उसके बूते से बाहर की बात लगती है कि वो चीन के कर्ज को निवेश कर उससे कुछ रिटर्न हासिल कर पाएगा और फिर वो चीन का कर्ज चुका पाएगा। इसमें दूसरी बात यह है कि सीपेक के तहत जो भी निवेश हुए हैं उनकी शर्तों को अब तक गोपनीय ही रखा गया है। शर्तों के खुलासे नहीं होने से इस परियोजना को संदेह की नजरों से देखा जा रहा है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के एक एडिटोरियल के मुताबिक सीपेक योजनाओं के लिए चीन जो वित्तीय निवेश कर रहा है उसके बड़े हिस्से में वाणिज्यिक ऋण शामिल है और यह ऊंची ब्याज दर पर दिया जा रहा है। यानी आगे चलकर चीन का कर्ज एक मकड़जाल ही साबित होने वाला है, जिससे बाहर निकलना पाकिस्तान के बस की बात नहीं होगी। पाकिस्तान की यही दशा भारत को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। यह कैसे प्रभावित करेगी, अब यह समझिए। असल में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा चीन के काशगंज से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से गुजरते हुए ग्वादर को जोड़ता है। इसे लेकर भारत पहले भी इस पर अपना विरोध दर्ज करता रहा है, लेकिन अब उसके विस्तार से भारत की चिंता और बढ़ेगी। दरअसल पाकिस्तान चीन से कर्ज के एवज में हिंद महासागर तक उसकी आसान पहुंच को मुमकिन बना रहा है। दक्षिण एशिया के नक्शे पर गौर करने से भारत की सुरक्षा चिंता साफ साफ समझ में आती है। ग्वादर बंदरगाह अरब सागर के तट पर है और यहां से हिंद महासागर तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जाहिर है कर्जों के बोझ तले दबा पाकिस्तान चीन को हिंद महासागर में दाखिल होने से रोक नहीं सकेगा। दूसरी तरफ चीन श्रीलंका की हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा कर चुका है। हम्बनटोटा पोर्ट 99 साल के लिए चीन के पास है। यह पोर्ट हिंद महासागर के तट पर है। ऐसे में चीन पश्चिम और दक्षिण दोनों दिशाओं से भारत को घेरने की तैयारी में है। चीन को मिलने वाला यही रणनीतिक लाभ भारत की सुरक्षा चिंता को बढ़ा रहा है। हालांकि चीन के मामले में भारत को अमेरिका का बखूबी साथ मिल रहा है। जहां हिंद प्रशांत इलाके में चीन को घेरने के लिए वो भारत के साथ कदम मिलाकर चल रहा है, वहीं गलवान विवाद पर भी वो भारत के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। अभी जब सुरक्षा परिषद में यूक्रेन के मुद्दे पर भारत अमेरिका का साथ न देकर वोटिंग से दूर रहा, तब कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाल ही में चीन ने गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमला करने वाली सैन्य कमान का हिस्सा रहे एक PLA सैनिक को बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का मशाल धारक चुना था। अमेरिका ने इसे शर्मनाक करार देते हुए चीन को नसीहत भी दे डाली। अमेरिका के इस रुख को भारत के नजरिए से बेहद सकारात्मक माना जा रहा है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि भारत को घेरने की चीन पाकिस्तान की नापाक कोशिश को नाकाम करने के लिए भारत को और कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। चलिए अगली खबर का रुख करें। हाल ही में सीरिया के उत्तरी इदलिब प्रांत में अमेरिका की स्पेशल फोर्स ने एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक में इस्लामिक स्टेट कमांडर इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। दूसरी तरफ खबरें ऐसी भी हैं कि इस कमांडर की मौत एयर स्ट्राइक से नहीं बल्कि आत्मघाती बम धमाके में हुई। बहरहाल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कुरैशी को इस्लामिक स्टेट का लीडर बताते हुए अपनी फोर्स की पीठ थपथपाई है। इदलिब प्रांत वो इलाका है जहां अमेरिका अक्सर ही एयर स्ट्राइक से हमला करता रहता है। कुछ न्यूज एजेंसियों ने इस हमले में आम लोगों के मारे जाने का भी दावा किया है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब सीरिया की आवाम की मौत की खबर आई हो। जब से सीरिया जंग की शुरुआत हुई है तब से अब तक लाखों लोग गोलीबारी में अपनी जान गंवा चुके हैं।
सवाल है कि आखिर यह कैसी जंग है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हम सालों से सुनते और पढ़ते आ रहे हैं कि सीरिया में एयर स्ट्राइक या ड्रोन हमले में चरमपंथियों के साथ साथ आवाम भी मारे जा रहे हैं। दुनिया की शक्तियां अमेरिका, रूस, तुर्की, ईरान, फ्रांस, ब्रिटेन, सऊदी अरब समेत तमाम देश इस जंग में शामिल हैं। 2011 में शुरू होने वाले इस संकट के दूर दूर तक खत्म होने की उम्मीद नहीं है। इस जंग में जहां कुछ देश मजहबी एंगल के चलते जुड़े हैं तो कुछ देशों को इसमें भू राजनीतिक फायदा दिखता है। सीरिया जंग के चलते मरने और विस्थापित होने का आंकड़ा भयावह है। आज सीरिया के हालात का जायजा लेंगे, अब तक के पूरे मामले को समझेंगे। पहले सीरिया को समझते हैं। सीरिया पश्चिम एशिया या मध्य पूर्व का एक देश है। इसके पश्चिम में लेबनान, दक्षिण पश्चिम में इजराइल, दक्षिण में जॉर्डन और पूर्व में इराक है। उत्तर में यह तुर्की से सीमा साझा करता है। इसके पश्चिम में भूमध्य सागर है जो इसकी भौगोलिक अवस्थिति को और ज्यादा अहम बनाता है। यह सागर यूरोपीय देशों तक सीरिया की पहुंच को आसान बनाता है। सीरिया के आसपास के देशों को देखें तो मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया जैसे मुल्क दिखते हैं जो एक दशक पूर्व हुए अरब क्रांति के गढ़ रहे थे। मौजूदा सीरिया संकट भी उसी क्रांति का नतीजा है। अरब क्रांति के समय उबलने वाला सीरिया पहले क्षेत्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय महाशक्तियों के बीच परोक्ष युद्ध का अखाड़ा बन गया। मौजूदा वक्त में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद हैं जो लगातार 4 बार चुनाव जीतकर सत्ता पर काबिज हैं। बशर अल असद से पहले सत्ता की कमान उनके पिता हाफिज अल असद के हाथों में थी, लेकिन साल 2000 के जून महीने में हाफिज की मृत्यु हो गई। इसके बाद युवा बशर अल असद ने अपने पिता की जगह ली। सत्ता के 10 साल गुजरने के बाद भी सीरियाई नागरिकों के बीच भारी बेरोजगारी, देश में भ्रष्टाचार, राजनीतिक आज़ादी की कमी और बशर अल असद के खिलाफ नाराजगी थी। तभी बगावत की चिंगारी ट्यूनीशिया में भड़की, लेकिन इसकी आग लीबिया, मिस्र के रास्ते सीरिया पहुंची। मार्च 2011 में सीरिया के दक्षिणी शहर डेरा में भी लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन शुरू हो गया। वही पैटर्न, पहले कुछ लोग सरकार विरोधी नारे लगाने की हिम्मत जुटाते हैं, सरकारी पुलिस क्रूरतापूर्वक कुछ लोगों को मार देती है और फिर आंदोलन के रूप में पूरे देश में विस्फोट हो जाता है। सीरिया में भी वही हुआ। कुछ प्रदर्शनकारियों की गोली लगने से मौत के बाद जगह जगह लोग सरकार की मुखालफत करने लगे और बशर अल असद के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ने लगी। वक्त के साथ आंदोलन लगातार तेज होता गया। अब तक सरकार और विरोधियों के बीच जंग जुबानी चल रही थी, लेकिन सरकार के दमनकारी रवैये को देख विरोधियों ने हथियार उठा लिए। अब असद की सेना और विद्रोही समूह हथियार के साथ आमने सामने थे। असद ने इस विद्रोह को विदेश समर्थित आतंकवाद करार दिया और विद्रोहियों को कुचलने में जुट गए। इससे लड़ाई आर पार की हो गई और पूरे सीरिया को इस जंग में झोंक दिया गया। मतलब ये कि सरकार की मुखालफत से शुरू हुआ यह आंदोलन अब गृह युद्ध में तब्दील हो चुका था। सैकड़ों विद्रोही गुटों ने एक समानांतर व्यवस्था स्थापित कर ली ताकि सीरिया पर उनका नियंत्रण कायम हो जाए। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। इस लड़ाई को बाहरी ताकतों द्वारा हाईजैक कर लिया गया। सीरिया में क्षत्रिय और दुनिया की ताकतों की एंट्री हुई। रूस, अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब, तुर्की जैसे देश लड़ाई में कूद पड़े। घर की लड़ाई का फायदा बाहरी शक्तियां उठाने लगी। ये मुल्क 2 खेमों में बंट गए। कुछ देश असद को तो कुछ उनके विरोधियों को सैन्य और आर्थिक मदद देने लगे। सीरिया में कई देशों की एंट्री से युद्ध की स्थिति और गंभीर हो गई। करेले पर नीम तब चढ़ गया जब इस्लामिक स्टेट और अलकायदा जैसे कई आतंकी संगठन भी अपना मकसद पूरा करने के लिए इस जंग में कूद पड़े। गुजरे 1 दशक में सीरिया में बेहिसाब जान माल का नुकसान हुआ है। ब्रिटेन की संस्था सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक अब तक करीब 4 लाख लोग मारे जा चुके हैं, करीब 20 लाख लोग स्थायी रूप से अपंग हो चुके हैं और 2 लाख लोग अब तक गायब हैं। सीरिया की कुल आबादी यानी 2.2 करोड़ में से तकरीबन आधे लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इनमें से 67 लाख लोग देश के भीतर ही एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर गए। वहीं करीब 56 लाख लोगों ने विदेशों में जाकर शरण ली। तुर्की, लेबनान और जॉर्डन में ये लोग बस गए हैं। इससे पहले कि आपको हम इस जंग का जियोपॉलिटिकल एंगल बताएं, पहले इसका धार्मिक एंगल समझिए। सीरिया की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 87% है। इनमें 74% सुन्नी मुस्लिम हैं और 13% हैं शिया। इसमें दिक्कत की बात यह है कि बशर अल असद महज 13% वाले
शिया समुदाय से आते हैं, इसलिए वहां के विद्रोही गुट कोई और नहीं बल्कि सुन्नी मुस्लिम समुदाय से हैं। मध्य पूर्व के सुन्नी बहुल देश जैसे कि सऊदी अरब को सीरिया का यही समीकरण रास नहीं आ रहा। उधर ईरान, इराक, लेबनान और यमन से हजारों की तादाद में शिया लड़ाके सीरियाई आर्मी की तरफ से खड़े हैं। मतलब ये कि असद का साथ देने वालों में रूस के साथ ही ईरान और इराक जैसे देश हैं, जबकि वहां के विद्रोही गुटों के साथ अमेरिका, सऊदी अरब, फ्रांस, ब्रिटेन और तुर्की खड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस लड़ाई में यूरोपीय देश क्यों कूद पड़े, और दूसरी बात ये कि एशिया के इस अहाते में हमें अक्सर ही धार्मिक लड़ाई देखने को क्यों मिलती है। असल में इन दोनों सवालों का जवाब एक ही तथ्य में छिपा है। इसे समझने के लिए एक बार नक्शे पर गौर कीजिए। सीरिया अपनी दक्षिण पश्चिमी सीमा इजराइल और दक्षिणी सीमा जॉर्डन से साझा करता है, वहीं तुर्की से यह उत्तरी सीमा शेयर करता है। इन देशों की तटीय सीमा भूमध्य सागर से लगती है, वहीं सीरिया की पूर्वी सीमा इराक से लगती है। अब ये जो पूरा इलाका है, वहां कई प्राचीन सभ्यताएं पनपी हैं। भूमध्य सागरीय तटों के आसपास मौजूद ये सभ्यताएं समुद्र से नजदीकियों के चलते बहुत प्रभावित भी थीं। यही वजह है कि यह अहाता धार्मिक संघर्ष का प्रमुख केंद्र रहा है। रोमन साम्राज्य के लिए भी भूमध्य सागर अहम रहा है। नक्शे से यह भी पता चल रहा है कि अफ्रीका और एशिया में दाखिल होने के लिए भूमध्य सागर यूरोप के लिए एक दरवाजे की तरह है। यही सब वजहें हैं कि पश्चिम एशिया के इस अहाते में यूरोप का दखल बना रहता है। और आखिर में समझिए कि सीरिया में दुनिया के महाशक्तियां झगड़ा सुलझाने की बजाय झगड़ा बढ़ा क्यों रही हैं। दरअसल मलबे में तब्दील हो चुका सीरिया अब विश्व महाशक्तियों के ताकत आजमाइश का अड्डा बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र की तमाम कोशिशों के बाद भी संघर्ष विराम दूर की कौड़ी बनी हुई है। इसी कार्यक्रम में हमने जब आपको यमन और लीबिया की कहानी बताई थी, तब भी यही देखा कि वहां की लड़ाई अब अंतहीन हो चुकी है। निकट भविष्य में झंझट के सुलझने की कोई उम्मीद नहीं दिखती। इसकी वजह है कि इन देशों की आंतरिक लड़ाई को अब दुनिया की महाशक्तियां लड़ रही हैं। वियतनाम और अफगानिस्तान युद्ध से सबक सीखने वाला अमेरिका अपने मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध के मैदान में उतरा हुआ है। उधर विरोधी खेमे में रूस, ईरान और चीन है। सीरिया जहां अपनी भौगोलिक स्थिति के चलते अहम है, वहीं उसे धर्म की प्रयोगशाला के तौर पर भी देखा जाता है। रूस सीरिया में अपना सैन्य अड्डा बनाकर पूरे मध्य पूर्व की राजनीति को बदलने की कोशिश में है और इसमें उसे कामयाबी भी मिल रही है। 2014 में क्रीमिया को नियंत्रण में लेने और पूर्वी यूरोप में अपना सैन्य दखल शुरू करने के बाद रूस पश्चिमी देशों की पाबंदियां झेल रहा था। वह अकेला और अछूत देश मालूम होता था, मगर आज रूस वैश्विक प्रभुत्व बढ़ाने में कामयाबी हासिल करता हुआ दिख रहा है। कुछ साल पहले रूस द्वारा अमेरिकी चुनावों को प्रभावित करने की बात भी सामने आई थी और ये कोई आसान बात नहीं है। वहीं वो दक्षिण अमेरिका में अपनी भूमिका में इजाफा कर रहा है और यूरोपीय देशों के मतभेदों का भी फायदा उठा रहा है। अरब देशों में रूस सीरिया और लीबिया जैसे देशों में सत्ता के मध्यस्थ के तौर पर उभरा है। वो इस इलाके में अमेरिका के राज को चुनौती पेश करता हुआ दिख रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अब सऊदी अरब और यूएई जैसे चुनिंदा देशों में ही अमेरिका की मौजूदगी रह गई है। मतलब ये कि पूरी लड़ाई भू राजनीतिक बढ़त हासिल करने की है और मध्य पूर्व के देश इसके शिकार बन रहे हैं। कुल मिलाकर ये कि सीरिया में संघर्ष विराम की बातें सिर्फ जुमला साबित हो रही हैं और पूरी वैश्विक बिरादरी मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है। चलिए आज के एपिसोड पर आधारित सवालों पर नजर डालें। पहला सवाल है, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के बहाने भारत को घेरने की चीन की तैयारियों का वर्णन करें। क्या भारत को अमेरिका का मिल रहा साथ चीन की चिंता बढ़ा रहा है? मूल्यांकन कीजिए। और दूसरा सवाल है, सीरिया में धार्मिक झगड़े की क्या वजहें हैं? दुनिया की महाशक्तियां इन झगड़ों के बहाने किस तरह अपना हित साध रही हैं? मूल्यांकन कीजिए। तो फिलहाल दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।